हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हो चुका है 21 फरवरी और एसएससी जीडी की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए, कैसा रहा आज के पेपर का लेवल, सारी बातें करेंगे इस क्लास के अंदर। अगर आपका आने वाली किसी भी शिफ्ट में पेपर है तो इस क्लास को देख कर जाइएगा। 100% आपको 8 से 10 सवाल हूबहू आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों क्लास को अंत तक देखिएगा, पूरी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी परीक्षा के लिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और जो मैं आज एडिशनल आपको जानकारी देने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको आप संभाल के रखिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 से 1978 के बीच में चली थी, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर। जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, सारी योजनाएं मैं आपको यहीं पर कवर करा दूंगा। दोस्तों बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना को लेकर, ध्यान से देखते चलिएगा सारे फैक्ट को। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1951 से 1956 के बीच में चली थी पहली वाली पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया आरंभ करना इसका उद्देश्य था। और दोस्तों यह योजना हैरेट डोमर मॉडल पर, किस पर? हैरेट डोमर मॉडल पर आधारित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। और इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता मिली है? पहली वाली पंचवर्षीय योजना में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक चली? तो आपको याद रखना है, दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना चली है 1956 से 1961 के बीच में। और यह योजना दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, इसको भी आप याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। यानी कि दोस्तों कृषि को दोस्तों किस में प्राथमिकता मिली है? पहली वाली पंचवर्षीय योजना में। और उद्योगों को दोस्तों किसमें प्राथमिकता मिली है? दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना में। चलिए बढ़ते हैं अगली पंचवर्षीय योजना की तरफ। अब दोस्तों हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब तक चली थी? 1961 से 1966 के बीच में चली थी तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना। और यह योजना जॉन सैंडी मॉडल या चक्रवर्ती सुखमय मॉडल इस पर आधारित थी। इनको आप याद रखेंगे, जिसके ऊपर मैंने अंडरलाइन की है। और इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना। इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगली योजना की ओर। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, ये देखिए। चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों आपको याद रखना है, यह योजना आर गिल, कौन सा दोस्तों? आर गॉड गिल मॉडल पर आधारित थी। नंबर 1 क्वेश्चन, इसको आप नोट करेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की जो कृषि दर थी वो सर्वाधिक उसकी वृद्धि हुई थी। तो आपको याद रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए बढ़ते हैं अगली पंचवर्षीय योजना की तरफ। अब दोस्तों हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसको देखिएगा। ये कब से कब तक रही थी? ये 1974 से 1978 के बीच में रही है। और यही सवाल आज आपसे पूछा गया है। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। यानी कि दोस्तों गरीबी को हटाने का दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभाव किस पंचवर्षीय योजना में देखने को मिला था? पांचवी वाली पंचवर्षीय योजना में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों हमारी छठी पंचवर्षीय योजना है 1980 से लेकर 1985 के बीच में रही है। और दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1985 से 1990 के बीच में। इसका दोस्तों प्रमुख उद्देश्य क्या है? समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों इसके प्रमुख बिंदु आपको याद रखने सातवीं पंचवर्षीय योजना में। ये सवाल दोस्तों बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। इसके प्रमुख बिंदु आपको कौन कौन से याद रखना है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जवाहर रोजगार योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, 1989 ईस्वी में हुई थी जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1987 ईस्वी को हुई थी। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और सेबी की स्थापना कब हुई है? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को सेबी की स्थापना हुई है। लेकिन इसका अगर अधिनियम पूछ ले तो 1992 का अधिनियम है। कब का?
इसका दोस्तों सेबी का अधिनियम है 1992 का, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई है? 12 अप्रैल 1988। आपसे सवाल कैसे पूछेगा, सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो आप आंसर देंगे 7वीं वाली पंचवर्षीय योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक की है? 1992 से 1997। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानव संसाधन का विकास करना। अगला फैक्ट। और दोस्तों राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई है? 1993 ईस्वी में हुई है, और इसी समय हुई है 8वीं वाली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना को लेकर। ये 1997 से 2002 तक चली थी, और इसका उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। और इस योजना की असफलताओं के पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछेगा कि जो 9वीं वाली पंचवर्षीय योजना है, इसकी असफलता के पीछे किसका दोस्तों कारण था? अंतरराष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार बताया गया था 9वीं वाली पंचवर्षीय योजना की असफलता में। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। 10वीं पंचवर्षीय योजना ये 2002 से 2007 तक चली थी, और इसका प्रमुख उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना और 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। ये लीजिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस पंचवर्षीय योजना में 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने की बात कही गई है? 10वीं वाली पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब से कब तक चली थी? 2007 से 2012 तक चली थी, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तीव्रता एवं समावेशी विकास। और दोस्तों हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये 2012 से 2017 तक चली थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। ये दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना है, मैंने आपको नोट करा दी। इसको दोस्तों संभाल कर रखिएगा, इस क्लास को मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं मौलिक अधिकार से संबंधित एक सवाल आपसे पूछा गया था, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल पूछे गए थे। तो दोस्तों बच्चा जानता है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल दोस्तों वर्तमान में भारत के, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। आपको याद होना चाहिए। मौलिक अधिकार का दोस्तों यहाँ से मौलिक अधिकार से एक सवाल आपसे पूछा गया था। अब दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित है क्या आपसे पूछ सकता है? इसका आर्टिकल कौन सा? 12 से 35 है। 12 से 35 आर्टिकल के बीच में दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और मौलिक अधिकार दोस्तों लिए कहाँ से गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में? भाग 3 में है। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आपको याद रखना है भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों आनंदीबेन पटेल कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप सब जानते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है, और एशियाई शेरों के लिए बहुत फेमस है। अगर क्लास को आप पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। और जो मैं एडिशनल जानकारी दे रहा हूं इसको तो आप संभाल के रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है। आने वाली सारी शिफ्टों में आपको यही सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित एक सवाल आपसे पूछा गया था आज की शिफ्ट में। अब दोस्तों कॉमनवेल्थ से बनने वाले जितने सवाल हैं सारे सवाल दोस्तों आपको यही याद हो जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 ये दोस्तों कौन सा क्रम था? इसका 22वां क्रम था। आप दोस्तों सवाल मिला लीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया, इसका विजेता पूछा गया, उप विजेता पूछा गया, सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कौन सा संस्करण था? तो बच्चा जानता है ये 22वां संस्करण था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी कॉमनवेल्थ गेम की? 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी हैमिल्टन कनाडा से, और 2022 में इसका आयोजन कहां हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, आप भी जानते हैं। और इसका शुभंकर क्या था? पैरी द बुल इसका शुभंकर था। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में जो शुभारंभ ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, इनके दोस्तों शुभारंभ के ध्वजवाहक थे। समापन ध्वजवाहक कौन थे? निखत जरीन और शरद कमल अंचता। दोस्तों आपको याद होगा शरद कमल अंचता का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से संबंधित है। निखत जरीन किससे संबंधित है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है। भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। आई थिंक यही सवाल पूछा गया था कि पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, भारत रहा है अपना चौथे स्थान पर। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे, जिसके अंदर 22 गोल्ड मेडल थे, 61 क्या थे? 61 दोस्तों रजत पदक थे, माफ कीजिएगा 61 नहीं 16 रजत पदक थे, और 223 कांस्य पदक थे। ये बातें आपको याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी अगले फैक्ट की ओर।
अब दोस्तों यहां से सवाल बन सकता है, कॉमनवेल्थ गेम में आपसे ऐसे पूछेगा, भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो आपसे पूछ सकता है कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय लॉन बॉल टीम ने किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता है? साउथ अफ्रीका को हराकर। अगला फैक्ट, टेबल टेनिस में पुरुष टीम ने सिंगापुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो यह भी सवाल आपको याद रखना है, जो टेबल टेनिस की जो पुरुष टीम थी, इसने सिंगापुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन महिला टीम ने रजत पदक जीता है। विजेता कौन बना है? मलेशिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगला फैक्ट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यह सवाल कल भी आपसे पूछा गया था, लेकिन कल आपसे पूछा गया था पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? तो आपको याद होगा लखनऊ घराने से संबंधित है। लेकिन आज क्वेश्चन पूछा गया है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक के बहुत फेमस कलाकार हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कथक को लेकर, कथक से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। कथक में दोस्तों आपको किसका किसका नाम याद रखना है? सितारा देवी, शोभना नारायण, पंडित बिरजू महाराज, सरस्वती सेन, शंभू महाराज, कुमुदिनी लखिया, रोशन कुमारी। इनका नाम आप याद कर डालिए, 100% आपको देखने को मिलेंगे नाम। अब दोस्तों आपसे एक सवाल पूछता हूं, जल्दी से बताइएगा। अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, इन सबका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सबको पता है लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? लद्दाख में। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपके ऑप्शन में लद्दाख ना हो तो आप अरुणाचल प्रदेश लगाएंगे, क्योंकि एक त्यौहार कई सारे राज्यों में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन अगर यहीं से आपसे ऐसे पूछा था लोसांग, अगर आपसे लोसांग पूछा जाए तो आप बोलेंगे सिक्किम में। अगर लोसांग पूछा जाए तो सिक्किम में, लेकिन लोसर पूछा गया तो लद्दाख में। हाल ही में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए 5 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया। ऐसा भी सवाल आई थिंक पूछा गया है। दोस्तों किसको किसको मिला है? तो आपको दोस्तों याद होगा कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है, और दोस्तों किसको मिला है? जल्दी से बताएं किसको किसको मिला है भारत रत्न? 5 व्यक्तियों को आई थिंक ये दिया गया था, आपको याद होना चाहिए। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों ने दोस्तों बताया है कि आर्टिकल 16 पूछा गया है। तो आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगला फैक्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, अर्जुन अवार्ड यानी कि अर्जुन पुरस्कार से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अर्जुन पुरस्कार से दोस्तों क्या सवाल पूछा गया होगा? तो आई थिंक ये दोस्तों कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? कुल 26 खिलाड़ियों को दिया गया है 2023 के अंदर। और दोस्तों आपको याद होगा कितनी राशि दी जाती? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है अर्जुन पुरस्कार में। और किस क्रिकेटर को मिला है? ये दोस्तों मोहम्मद शमी को मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद शमी को वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला। अब दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पहले क्रिकेटर कौन बने थे? तो आपको याद रखना है सलीम दुर्रानी। इनका नाम आप याद रखिएगा, आने वाली शिफ्टों में सवाल बन सकता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है अनुच्छेद 51A। तो बच्चा बता देगा अनुच्छेद 51A में किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों आपसे पूछ सकता है मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से दिए गए हैं? ये दोस्तों रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, और इनका उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 4A। ये दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है भाग 4A में। दोस्तों जल्दी से बताएं भाग 4 में किसका उल्लेख है? भाग 4 में तो आपको याद होगा डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है भाग 4 में। लेकिन भाग 4A में किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 43 आपसे पूछा गया है आज की परीक्षा में। दोस्तों कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को का प्रोत्साहन, ये दोस्तों अनुच्छेद 43 में इसका उल्लेख किया गया है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया वित्त आयोग को लेकर। तो वित्त आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 280 में दोस्तों आपका वित्त आयोग का उल्लेख है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपको पढ़कर जाने हैं अगर आप एसएससी जीडी या कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखते चलिएगा। ये देखिए दोस्तों, केवल वहां पर वही आर्टिकल लिए गए हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 15 में है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये दोस्तों अनुच्छेद 16 में है। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 17 को लेकर।
अनुच्छेद 17 में क्या है, तो आपको याद रखना है छुआछूत का अंत यानी कि अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में क्या है, यहाँ से दोस्तों है ये, अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। अनुच्छेद 19A ये बोलने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति को चुप रहने का अधिकार, व्यक्ति को बोलने का अधिकार, ये सब बातें आर्टिकल नंबर 19A में लिखी हुई हैं। इसके अलावा 19B में दोस्तों क्या है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होकर सभा करने की स्वतंत्रता 19B में है। 19C में दोस्तों क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता आपकी 19C के अंतर्गत है। 19D में क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता 19D में है। 19E में क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता 19E में है। इसके अलावा 19G में क्या है, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। 19G में क्या है, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसके अलावा आर्टिकल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 20। और आर्टिकल 21 दोस्तों क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी यानी कि दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21 है। आर्टिकल नंबर 21 है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, आप सब जानते हैं। आर्टिकल नंबर 22 में दोस्तों क्या है, कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसको भी आप याद रखेंगे, ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। और आर्टिकल नंबर 24 में क्या है, कारखाना आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध। ये दोस्तों कुछ आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ना पेपर ज़्यादा हार्ड आ रहा है, ना ज़्यादा पेपर इजी आ रहा है, मॉडरेट लेवल का पेपर आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप 100% इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आप, अगर बहुत बच्चों ने कमेंट किया था मैथ के बारे में बताइए, दोस्तों आपको बता दें मैथ आपसे दोस्तों ज़्यादा लेंथी नहीं पूछी जा रही है, फॉर्मूला बेस्ड मैथ आपसे पूछी जा रही है। जैसे कि आप मान के चलिएगा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ के जाएगा, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, ये सब सवाल, और दोस्तों संख्या पद्धति, इनमें से दोस्तों एक एक दो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों आपको जो, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज का एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और एक बात दोस्तों, और एक नंबर मैं आपको नोट कर रहा हूँ, 7078 142 777 ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम है, आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज डाल सकते हैं, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे एनालिसिस की पीडीएफ। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।